नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और आपको अगले आधे घंटे में आपको इससे 50 शेयर बताऊंगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली। लेकिन अभी के लिए बड़ी खबर आती हुई कि 8 नवंबर के बाद जिन जनधन अकाउंट खातों में 50,000 से रुपये ज़्यादा डिपॉजिट किए गए हैं उसमें 10,000 से ज़्यादा के रुपये का विड्रॉ नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है अभी, क्योंकि हमने देखा था कि लगातार सरकार की तरफ से ऐसी बातें कही गई थी कि जनधन खातों में जो है काला धन जमा किया गया है। तो 8 नवंबर के बाद जिन खातों में 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम जमा की गई है उसमें 10,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी या नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि इसमें काला धन जमा हुआ है और ऐसे तमाम खातों पे जो है सरकार की पैनी नज़र बनी हुई है। और इसी के तहत सरकार की तरफ से जो है IT जो रूल्स है, IT संशोधन बिल है, उसमें भी बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये अभी की एक बड़ी खबर आती हुई जिसपे कि जनधन खातों में जो काला धन जमा किया गया है उसको जो है सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। लेकिन एक और बड़ी खबर आती हुई रेड FM से जुड़ी हुई, लगातार जो हमने इस सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे आज जो है रेड FM मामले पे जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसी मामले में जो है सरकार को एक नोटिस भेजा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने रेड FM को जो लगातार लाइसेंस देने की फेज 3 की बातें की जा रही थी उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि जिस कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला है उनको कैसे आप लाइसेंस दे सकते हैं, लाइसेंस का अपग्रेडेशन कैसे हो सकता है। और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में जो है सरकार को एक नोटिस दिया गया है कि रेडियो लाइसेंस मामले में सरकार अब जो है सफाई दे। और इसी मामले पर हमारे साथ जुड़ने बात करने के लिए आलोक प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जनधन पर भी जुड़ी एक बड़ी खबर आती हुई है कि सरकार ने जो है एक लिमिट तय कर दिया कि 50,000 8 नवंबर के बाद जिन खातों में जनधन खातों में 50,000 से ज़्यादा के रुपये जमा की गई हैं उन खातों पे 10,000 से ज़्यादा की निकासी नहीं हो सकती है। और आलोक, इसी पर बात करने के लिए आलोक, जिस तरह से जनधन खातों में हमने पिछले दिनों खबर आई, सरकार की तरफ से लगातार कहा गया कि काला धन काफ़ी ज़्यादा जमा हो रहा है, अब उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जो पिछले अगर 20 दिन को बात करें तो 20 दिनों में करीब 72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जनधन अकाउंट में जमा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है ये सरकार के लिए परेशानी का सबब है और इसलिए सरकार इस बात को लेकर काफ़ी गहन जांच कर रही है कि जनधन अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है कितना उसमें काला धन है, कितना जेन्युइन पैसा है। क्योंकि अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर जो लिमिट है जनधन की उससे ज़्यादा जमा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये जाँच का विषय है। आज सुबह ही वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह साफ तौर पर कहा कि जो हम लोगों ने लिमिट लगाई है 10,000 रुपये की जो लिमिट तय की गई है जनधन खातों से निकासी की, वो इसलिए की गई है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो पैसे आए हैं उसकी जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये काला धन है या नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स का जो जांच होती है उसमें समय लगता है, तो इसलिए जो निकासी है उसको 10,000 रुपये कर दी गई है ताकि ज़्यादा कोई पैसा उसमें से विड्रॉ ना कर सके। तो इसीलिए जो निकासी पर रोक लगाई गई है इसी वजह से है। और तमाम जो अभी रिस्ट्रिक्शन है और भी कई सारे उपायों पर विचार किया जा रहा है जिससे कि जनधन अकाउंट। तो सीधे तौर पे ये आलोक बताते हुए कि जो जिन जनधन खातों में जिसमें 8 नवंबर के बाद 50,000 से ज़्यादा की रकम जमा की गई है उसमें अब 10,000 से ज़्यादा की निकासी फिलहाल नहीं हो सकती है, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें थी कि इन जो खातों में जो है कहीं ना कहीं जो है काला धन भी जमा किया गया है, पैसों में जमा करने की कोशिश। और पिछले दिनों खबर भी आई कि पश्चिम बंगाल में खासतौर पर सबसे ज़्यादा जनधन खातों में पैसे जमा किए गए थे। हमारे साथ आज जानकार जो है लवलेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। लवलेश, कुछ स्टॉक्स देखिए, स्टॉक्स की भी बात करते हैं जहाँ पर आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिले, खासतौर पे हालांकि जिस तरह से सीआर को लेकर कुछ फैसले आए आरबीआई की तरफ से, उसका बैंकिंग शो में दबाव देखने को मिला। खासतौर पे आप देखिए सरकारी बैंकिंग शो में दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके बैंक ऑफ इंडिया, SBI, OBC, PNB जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। क्या राय होगी आपकी? लगता है लवलेस से संपर्क नहीं हो पाया। ये तमाम स्टॉक्स देखिए जहां के आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, OBC, PNB जैसे स्टॉक्स है जहां आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स देखिए जिसमें कि आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। इसके अलावा ऑटो से स्टॉक्स देखिए जहां पे आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। भारत गियर्स, ANG इंडस्ट्रीज, सुब्रो, सोना कयोम जैसे स्टॉक्स है जहां पे दबाव देखने को मिला। इसका हरिता सीटिंग, सुंदरम ब्रेक जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और सेक्टर देखिए जहां पे आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। खासतौर पर सीमेंट शेयर देखिए वहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। JK सीमेंट, KCP लिमिटेड, OCL इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। आज
प्राइवेट बैंक देखिए वहाँ पे कहीं ना कहीं एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला। कई सारे प्राइवेट बैंक है जहाँ पे आज के ट्रेड में हमने देखा थोड़ी मजबूती देखने को मिली। कई सारे प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स है जहाँ पे दबाव देखने को मिला, खासतौर पे ICICI बैंक, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे दबाव देखने को मिला। अब हमारे साथ जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के जो है AP होता भी जुड़ चुका है, जिनसे ये समझने की कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से जो मोनेटाइजेशन को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उसका क्या असर देखने को मिला। सर शुक्रिया जी बिजनेस पर बात करने के लिए। आप सबसे पहला सवाल तो यही होगा, कभी तक हमने देखा था कि लगातार सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर जो है तमाम ATMs में जो है बदलाव किए जा रहे थे, अब तक कितने ATMs में बदलाव किए जा चुके हैं और क्या अपडेट है इस पर? हम तो देख रहे हैं कि करीब 80,000 ATM में अभी चालू हो गया है ये जो इंटरऑपरेबल सिस्टम में। एंड मेरे ख्याल में करीब 1,40,000 ATM में कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है। 1,40,000 जो हमारा देश में है 2,30,000 ATM है, इसमें 1,40,000 तो अभी फंक्शनल है और कैश ट्रांजैक्शंस जो विथड्रॉल ट्रांजैक्शंस है करीब 85 to 90,000 ATMs में विथड्रॉ हो रहा है इंटरऑपरेबल वे में। बहुत सारी ATM है सिर्फ उनमें उसका जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास नहीं आता है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो लगभग हम बता सकते हैं करीब 1 लाख ATM अभी कैश विथड्रॉल में शामिल है अभी। तो सीधे तौर पे जो है मानते हुए कि कहीं ना कहीं कई सारे ATMs में जो है बदलाव किए गए हैं। होता साहब हमने देखा है कि आप जो है पहले भी जो है गवर्नमेंट कमेटी जो कि कैशलेस को लेकर बात चल रही थी उसके सोसाइटी के मेंबर्स थे, तो अभी उस चीज़ को लेकर कैशलेस सोसाइटी को लेकर जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की उसमें कितना ज़्यादा हमने देखा है, खासतौर पे जब से मोनेटाइजेशन लागू हुआ उसके बाद जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की में कितना % तक का इजाफा देखने को मिला है? और कैशलेस ट्रांजैक्शंस के 3 तरीके हैं। एक तो ये जो कार्ड जिस लोगों के पास है PMJDY के अंदर तो बहुत लोगों के पास कार्ड आ गया है। देश में 750 मिलियन 75 करोड़ लोग कार्ड है, लेकिन 400 मिलियन जो 40 करोड़ कस्टमर अभी कैश विथड्रॉल कर चुके हैं। उसका मतलब है उनके पास पिन है। ये 40 करोड़ कस्टमर जब जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होगा। ये शॉपिंग तो इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं जहां पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है। अभी कंट्री में 14 लाख पॉस टर्मिनल है। मोस्टली वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सेंटर्स में है, लेकिन टियर 4 में भी थोड़ा सा कम है। इसमें ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं कि 3 गुना से ज़्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ा हुआ है। ये एक ही ढंग का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। दूसरी है मोबाइल में जो IMPS था, UPI *99#, इसमें भी हम ट्रांजैक्शंस डबल देख रहे हैं। और कुछ हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं कैसे कि सभी लोग उनका मोबाइल यूज करेंगे। मोबाइल एक *99# दबा के उनको एक मेनू आएगा। मेनू के ढंग से वो बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसको बढ़ावा देना चाहिए ये जो मोबाइल के लिए, और मोबाइल को और कैसे सिंप्लीफाई किया जाए उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और 10 दिन के अंदर एक सिंप्लीफाइड मोबाइल आ जाएगा। तो मोबाइल और कार्ड ये दोनों तरीके हैं। और उसके बाद हमारा तो इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शंस है, ये जो इंटरनेट में काम कर सकते हैं, ई कॉमर्स में काम कर सकते हैं। तो सभी ढंग ट्रांजैक्शंस में 3 times 4 times अब सब बढ़ावा आया है। और मेरे ख्याल में वो पब्लिसिटी कैंपेन मीन्स और कंज्यूमर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ये सबसे बहुत बड़ा चीज़ है। और इसके लिए कुछ एक स्ट्रैटेजी किया गया है। एक तो एक पब्लिसिटी कैंपेन प्रिंट में, टीवी में, रेडियो जिंगल में, टीवी टिकर में।
साहब ने देखा है कि पिछले जो सरकार की तरफ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैसे को पहुंचाने के लिए पीओसी मशीन का इस्तेमाल किया गया है। क्या इसका अभी तक कैसा रिस्पांस देखने को मिला? खासतौर पे बड़े शहरों में तो ठीक है, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो ठीक है पीओसी के जरिए पैसे मिले, लेकिन छोटे शहरों में कैसा रिस्पांस देखने को मिला? क्योंकि अभी भी वहाँ से इस तरह की बातें आ रही है कि थोड़ी दिक्कतें हो रही है। इस पर क्या कोई काम का जारी है क्या? हमारा तो रुपे कार्ड तो गांव-गांव में ही सभी लोगों के पास रुपे कार्ड है। हम देख रहे हैं कि पहले जो करीब 1,80,000 पॉस टर्मिनल में ट्रांजैक्शंस हो रहा था पर डे, 14 लाख है, लेकिन सभी 14 लाख में हर रोज ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जो पहले 1,80,000 करीब था, हम अभी देख रहे हैं 3.5 लाख पॉस टर्मिनल में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, और बहुत सारी ट्रांजैक्शन छोटा छोटा टाउन से आ रहा है। जो हमको पता चलता है वो जो पिन कोड से जरिए पता चलता है कि वो ट्रांजैक्शंस कहाँ के आया है, और हमको पूरा मालूम है कि ये सब ट्रांजैक्शंस टियर 3 टियर 4 सेंटर में भी हो रहा है, वो जो पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस। और मोबाइल का भी ट्रांजैक्शंस बहुत *99 है, जो फीचर फोन का ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहा है। शुक्रिया साहब। जी बिजनेस से बात करें तो सीधे तौर पे जब कहते होता साहब कि कहीं ना कहीं सब कैशलेस ट्रांजेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जा रही है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जा रहा है, और अभी तक का रिस्पांस खासतौर पर पीएसओ का जो है बेहतर देखने को मिला है। लेकिन वापस से बात करते हैं सन टीवी, जो अभी खबर आई थोड़ी देर पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारत सरकार को नोटिस भेजा है रेडियो लाइसेंस मामले में। हमने देखा था कि इसी मामले में डॉक्टर सुबोध सुमनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो रेड एफएम को जो दिया जा रहा है लाइसेंस, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्गुमेंट किया है। आर्गुमेंट के दरमियान ये बात सामने आई है, क्योंकि जो मामला है इसमें एक ब्रॉडर पॉलिसी की बात कही जा रही थी, क्योंकि पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो चैनल और एफएम को लाइसेंसेस दिए जाते हैं उन में काफी त्रुटियां थी, और अलग अलग हाईकोर्ट ने अलग अलग ऑर्डर पास किया, जिसको कि मंत्रालय ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है, और इसी आधार पे कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा है। तो इसमें भारत सरकार की जो गृह मंत्रालय है और एमआईबी है, इन दोनों ने में काफी विरोधाभास भी दिखता है, क्योंकि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी कही है कि पॉजिटिव टीवी ने भी एफएम रेडियो के लिए अप्लाई किया था, जिसमें कि उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस डिनाई कर दिया गया। इस आधार पर डिनाई किया क्योंकि उस पर शारदा चिट फंड में उनकी मतंग सिंह की पत्नी का इन्वॉल्वमेंट था, और उसी के आधार पर उसको डिनायल दिया गया। अब अगर यह आधार बनता है तो फिर इसी आधार पर, क्योंकि एयरसेल मैक्सिस में सन टीवी के भी कई लोग शामिल थे, जिससे कि इकोनॉमिक ऑफेंस ईडी की टीम भी जांच कर रही थी और सीबीआई की जांच कर रही थी। ऐसे में उसको भी सिक्योरिटी क्लियरेंस उस डिनायल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सिक्योरिटी क्लियरेंसेस उसको मिल गए थे। तो इन्हीं आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी कही है कि आखिर सरकार इसमें एक बार अटॉर्नी जनरल ने भी एक ओपिनियन दिया था। उस ओपिनियन में ये कहा था कि इकोनॉमिक ऑफेंस जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है। वहीं अरुण जेटली ने भी एक स्टेटमेंट चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि इकोनॉमिक ऑफेंस, तो कुल मिलाकर उनके फेवर में ये बातें लिखी थी, सन टीवी के फेवर में।